इस स्टोरी का नाम है अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनस एक्स्ट्रा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की जिसके रेड कलर के हेयर्स होते हैं वो काफी स्केरी सी हंसी हंसती है। एक नरेटेड वॉइस कहती है, जिस पोजीशन स्टोरी को मैं जानती हूँ ये जरूर कोई स्कैम होगा। सामने एक वाइट कलर के हेयर और ब्लू कलर की आइज वाली लड़की मौजूद थी। उसका नाम एनिस था। वो रेड कलर के हेयर वाली पर्सन उससे पूछती है, आखिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया है? अगर तुम जैसा मैं कह रही थी तुम वैसा ही करते रहती तो आज तुम इस जगह पर मौजूद न होती, तुम इस प्रिजन में मौजूद न होती। नरेटेड वॉइस कहती है, हाँ वैसे भी ये सारी की सारी स्टोरी इसी तरह खत्म होनी थी। ग्लोरिया वायलेट कैल्शियन एक विलेनस है इस गेम की, और जिस बंदे को मैंने पोजेस किया है उसका नाम एनिस है। ये वही लड़की थी जो कि प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बदतर हालत में मौजूद थी। कैल्सिया की फैमिली इतनी ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ी फैमिली थी कि इंपीरियल बीच से डरा करते थे। कार्ल एक नोबल फंक्शन के लीडर हैं जिसने सारे के सारे रिलीजियस, जिसने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेक्टर के सारे शोर्ट्स इलीगल हासिल कर रखे हैं। ज़्यादातर उनमें जो है वो इलीगल है और उन्हें करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन वो करता है। इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम मेलवी है, वो एक्सीडेंटली तौर पर ग्लोरिया की ड्रेस खराब कर देती है अपनी ड्रिंक के जरिए। हालांकि ये उससे गलती से हुआ था, लेकिन उसके इस काम की वजह से, उसकी इस एक्शन की वजह से बात ग्लोरिया की प्राइड पर आ जाती है और उसने इसी जगह को, इस चीज़ को एक एक्सक्यूज बनाकर उसने खुद से और काफ़ी सारी मर्चेंट्स फैमिली के जरिए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट करवाना शुरू किया। उसे वो बुरी तरह से बुली करवाया करती थी, उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करवाया करती थी, इतनी ज़्यादा बुरी तरह हालत किया करती थी कि बंदा अगर कोई नॉर्मल हो तो वो सुसाइड ही कर ले। लेकिन इस जगह पर उसके सामने तीन बंदे मौजूद थे जो कि हर वक्त उसके सपोर्ट में खड़े रहते थे और हमेशा उसकी हेल्प किया करते थे, क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट थी और उसके लिए तीन और मेन प्रोटैगनिस्ट मौजूद थे जो कि मेल थे। और इन तीनों की मदद की वजह से कैल्चिन फैमिली पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई और इन दी एंड इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। और जहाँ तक की बात हो गई एनिस की, जिसकी बॉडी को मैंने प्रोसेस कर रखा है, वो हमेशा ग्लोरिया के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, उसकी बातें माना करती थी और उसके कहे पर बुरे काम किया करती थी। एक इनसफिशिएंट कलेक्टर जो कि पॉइंटलेस जिंदगी जीता रहा और आखिर में उसकी जिंदगी का एंड भी इसी वजह से हुआ कि वो उसके साथ देती थी और पॉइंटलेस उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस गेम के अंदर एनिस हमेशा ग्लोरिया के ऑर्डर्स को फॉलो किया करती थी, जिसकी वजह से उसकी मीनिंगलेस मौत हो चुकी थी। लेकिन मैं इस जगह पर मिडिल पॉइंट पर आई थी, तो मैंने ये गलती ना करने के बजाय मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं उसकी आदतों को दोबारा से अपनाऊंगी, उसकी हरकतों को मैं वापस से अंजाम दूंगी तो मेरा उसी तरह अंत होगा। तो मैंने एक नई चॉइस ली अपने फेथ को चेंज करने की। उसने सोचा कि वो विलनेस ग्लोरिया की साइड को छोड़ देगी, उसे बिट्रे कर देगी और मेन प्रोटैगनिस्ट मेल्वी की साइड को अडॉप्ट कर लेगी और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें से मैंने इस वजह से की, मुझे लगा कि मेरे जीने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि मैं एक्स्ट्रा थी लेकिन फिर भी, लेकिन जैसा कि रियलिटी में लिखा था, जैसे ग्लोरिया को मालूम पता चला कि मैंने उसकी जगह को छोड़ दिया, इसकी साइड को छोड़ दिया है और मैं मेन प्रोटैगनिस्ट की साइड हो चुकी हूँ, तो उसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया। और इन दी एंड जिस तरह मेरी डेथ गेम में बताई गई थी और गेम में हुई थी, उसी तरह मेरी डेथ इस जगह पर भी हुई। और ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारे के सारे कारस्तानी उस वेल रिटन स्क्रिप्ट की वजह से हुई थी। एनिस की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हालत थी, देखकर यूं लग रहा था जैसे उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। ग्लोरिया उसे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है एनिस? तुमने हमेशा की तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किया? क्या तुम मेरी तरफ से किसी जगह डिसअपॉइंटेड हुई हो? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुमने अपना रास्ता छोड़ दिया और तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं? कुछ ऐसा हुआ है क्या? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करती हूँ। उसकी जुमले को पूरा होने से पहले ही अनिस कहती है, तुम कितनी ज़्यादा रेडिकुलस हो, इस तरह की बातें करना बंद करो।
उसकी इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी वे में उसकी तरफ देख रही होती है, जैसे वो अपनी नज़रों से उसको मार देगी। ग्लोरिया कहती है, वाह भाई वाह, तुमने मुझे कैच कर लिया। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें मारने ही वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और यूज़ करूं, और जब तुम मुकम्मल तौर पे मेरे लिए बेकार हो जाओगे तो मैं तुम्हें आसानी से फेंक दूंगी। वैसे भी तुम मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल थी। लेकिन अगर कोई टूल खुद से अपने अंदाज़ो बयान अदा करने लगे, खुद से अपनी एक्ट करने लगे, तो वो उसके मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। ये उसके मास्टर को नेचुरली तौर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला सकती है। और तुमने ये सब कुछ किया, तुमने मुझे बिट्रे किया। और ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। और ये सोचते ही, इस बात का पता चलते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हुआ। जैसे ही पता चला कि मेरी ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मेरी ब्लंस अपने खुद से ही थिंकिंग कर रही है, एक स्लेव को छोड़कर किसी इंसान की तरह, तो उनके इस पैलेस पर कोई भी जगह नहीं है। सो चूज करो, तुम इस और को मुखाकर इसी जगह जल्दी से मर जाओ, या फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मौत का मजा चखो इस प्रिजन के अंदर। और वो उसके सामने एक लाल कलर की और फेंकती है। एनिस उसको देखकर मन में कहती है, ओह ये वो पॉइजन है जो कि तुम मेरे जरिए मैं प्रोटैगनिस्ट को दिलवाना चाहती थी, लेकिन अब तुम इसका इस्तेमाल मेरे ऊपर कर रही हो। वो उसे देखकर पहले तो अपने दांत पीसती है, और फिर वो थोड़ा सा हंसती है। तो इंडियन आउटकम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैं विलेनस का कहना मानूं और प्रोटैगनिस्ट को टॉर्चर करूं, या फिर मैं विलेनस को बिट्रे करूं और प्रोटैगनिस्ट की साइड लूं, इन दी एंड सेकंड जो चीज़ होगी वो मेरी मौत से ही होगी। वैसे भी ये मेरी सेकंड लाइफ है। मैं अपनी पिछली लाइफ में एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर थी। एक दिन उसने ट्रेडिंग के जरिए बहुत बड़ा जैकपॉट हासिल किया कॉइन्स के जरिए, और अभी वो इसी तरह की मस्ती में और खुश होती है वहां से जा ही रही होती है कि अचानक सामने से एक बाइक आती है और उसको हिट कर जाती है, जिसकी वजह से उसकी उसी जगह पर मौत हो जाती है। और अब दूसरी जगह पर वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसकी यहाँ पर मौत हो रही है। वो उस औरत को हाथ में लेती हुई रोना शुरू कर देती है, और सोचती है मैं इस जगह पर दोबारा से मरने वाली हूँ। आखिर मैं ही क्यों इस जगह पर मर रही हूँ। मैं सिर्फ वापस रियलिटी में जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में सेव का या लोड फंक्शन का कोई सिस्टम होता ही नहीं। मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। और वो उस औरत को निकल लेती है। निकलते साथ ही उसको कहती है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ कि आखिर तुम कैसे मरोगी। ग्लोरिया बहुत ज़्यादा हैरान और हक्के बक्के अंदाज में कहती है, क्या? एनिस कहती है, तुम इससे भी ज़्यादा बदतर और बुरी हालत में मरोगी। तुम्हें इस प्रिजन में इतना बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हें भी इस प्रिजन में कैद कर दिया जाएगा। तुम ऐसी जगह पर सोओगी जहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं सो सकता। तुम ऐसी जगह पर जियोगी जहाँ पर एनिमल्स भी नहीं रह सकते। तुम ऐसी चीज़ें खाओगे जो कि जानवरों के लिए खाने के लिए भी बदतर होगा। तुम्हें हर दिन और रात पूरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, हालांकि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि तुम मौत के लिए दुआइयाँ मांगोगी। और फाइनली एक दिन तुम अपनी मौत के दहाने पर आ पहुंचोगी। उसकी इस बात पर ग्लोरिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन इस जगह पर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तुम इस प्रिजन में नहीं मरोगी, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़े क्रो के सामने इबरतनाक सजा दी जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि तुमने इस तरह के क्राइम तुमने पेश किए हैं, अगर कोई और करेगा तो तुम उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। और वो उस प्रिजन के सलाखों को पकड़कर हंसना शुरू कर देती है, और कहती है कि तुम अपने काउंटलेस ट्रीट्स की वजह से मौत के दहाने पर आ पहुंचोगी। ग्लोरिया उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है, वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है, एनिस। लेकिन एनिस पीछे से ही कहती है, अपने अल्फाजों पर तुम गौर करो। आखिर ये सारा रिजल्ट है तुम्हारे बुरे कामों का। एक विलेनस ग्लोरिया फॉयलेट कल्चर ने जो किया है वो उसी की वजह से होगा। और वो उसके सामने एक इस तरह बयां कर रही थी जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी बता रही हो और उसमें वो किसी विलन का काम अंजाम दे रही हो। और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी। तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था। ग्लोरिया, मैं होप करती हूँ कि तुम इससे भी ज़्यादा ट्रेजिक और बुरी एंडिंग्स के साथ मरो, और रोती हुई तुम बुरी से बुरी और इतनी ज़्यादा इतनाक मौत को फेस करो। और उसके साथ ही वो एक गहरे समंदर में डूबती चली जाती है।
और कहती है, मैं उस जगह पर सेफली पहुंचना चाहती हूँ। वो डूबे ही जा रही थी उस जगह पर। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसके सामने एक सिस्टम अपेयर होता है और कहता है, क्या तुम इस जगह दोबारा से लौट करना चाहती हो? यस और नो। एनिस, आखिर ये क्या चीज़ है? क्या लिखा हुआ है इसके मतलब? लोड, इसका मतलब कि वो गेम उस जगह पर सेव हो चुकी थी। क्या ये सच में ये गेम है? और वो उसको देखकर फौरन यस दबा देती है। आगे एक और सिस्टम आता है और कहता है, अचीवमेंट, आप वापस आ चुकी हैं। और उसके साथ उसके काफ़ी सारे फंक्शंस भी ऑन हो चुके थे। एनिस उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर ये क्या चीज़ है? फिर उस सिस्टम में एरर आना शुरू हो जाते हैं, एरर 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 एरर। और फिर से वो किसी जगह पर गिरती ही चली जाती है। वो गिरते घबराती हुई नीचे सोचती है, क्या इस जगह पर कोई अर्थक्वेक आ चुका है? फिर अचानक से उसको काफ़ी ज़्यादा सिकनेस फील होने लगती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहती है, क्या ये सारा शोर शराबा बंद हो चुका है? आखिर मैं किस जगह पर मौजूद हूँ? ये मेरा रूम है। अरे नहीं, आखिर मैं इस जगह पर वापस कैसे आ चुकी हूँ? सामने सिस्टम फिर अपेयर होता है। लॉर्ड कंप्लीट, अपने गेम को एंजॉय कीजिए। वो सिस्टम को देखकर बोलती है कि ये कोई डिलीशन नहीं हो सकता। और सोचती है, ये वैसे भी एक गेम के ऊपर मबनी है, लेकिन ये इनफ नहीं था कि इस जगह पर सेव का ऑप्शन भी लोड हो चुका है। और उसके हिसाब से जिस वक्त उसने इस बॉडी को प्रोसेस किया था, वो उस जगह पर मौजूद है जब वो ग्लोरिया की साइड मौजूद थी, आज से लगभग 2 साल पहले। और वो ग्लोरिया को एज अ मेड के तौर पर सर्व किया करती थी। और वो अपने मन में सोचती है, नो वे ग्लोरिया, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। इस जगह पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो फिर अपना मुंह पकड़ते हुए सोचती है, मुझे बिल्कुल भी गुड फील नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में श्योर हूँ कि उस जगह पर मैंने एक फेयर शॉप का सिस्टम भी देखा था, विंडो में मौजूद था। क्या वो इस जगह पर अवेलेबल होगा? फिर इसके बाद वो फौरन से एक कहती है कि कैश शॉप। उस जगह पर एक और सिस्टम ओपन हो जाता है और वो उससे पूछता है, क्या आप इस कैश शॉप को इस्तेमाल करना चाहती है? और वो कहती है, एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था। और वो यस के ऑप्शन को क्लिक कर देती है। उसके सामने एक और सिस्टम ओपन हो जाता है और वो देखकर कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है। क्या मेरे पास पैसे मौजूद हैं? ओह, मुझे दिख गए। और उस जगह पर लगभग 2.2 मिलियन का कैश दिखाया जा रहा था। पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर कहती, अरे इसके अंदर कितने सारे ज़ीरो मौजूद हैं? क्या इस जगह पर मैंने सही देखा है? 1 2 3। हो, ये तो 2.2 बिलियन है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हुई सोचती है, आगे मेरे पास इतने सारे पैसे आए तो आए कहाँ से? फिर उसके ज़हन में अचानक से ख्याल आता है, हाँ, मैं उस वक्त काफ़ी सारे मैंने पैसे जीते थे कॉइन्स के ज़रिए। ये मेरे लिए एक फॉर्चून हो सकता है रॉयल्टी के लिए। और अगर मेरे पास इस जगह पर पैसे हैं, फिर वो और चीज़ें देखने लगती है, जिसमें से एक पोर्शन था चार्म का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिख सकती थी, जो कि लगभग 30,000 तक हो सकता था। वो उसको देखकर थोड़ा सा सोचती है और कहती है, क्या मुझे ये खरीद लेना चाहिए? लेकिन इतने में दरवाजे पर पीछे से नोक होती है। वो घबरा जाती है और सोचती है, क्या हुआ क्या, और वो उसको फौरन से बंद कर देती है। पीछे से आवाज़ आती है, मैं बिल्टन हूँ मिस। वो उसको अंदर आने को कहती है। बटलर अंदर आते ही उसको बताता है कि मुझे यहाँ पर कंफर्म करने आया था कि आपके शेड्यूल की प्रोसेसिंग कैसे जा रही है। एनएस कहती है, क्या शेड्यूल? उसे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर शेड्यूल किस वक्त का है, उसे किस वक्त इस जगह पर वापस आई है। तो वो उससे बोल देती है कि आप मुझे बता दीजिए। बटलर बताता है कि आपका एक अपॉइंटमेंट लेडी मेलविक के साथ है, जो मर्किस डॉटर है। और इवनिंग में आपका एक और डिनर है, जो कि डुक ब्लीको के साथ है। उसकी इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर वो ख्याल करती है, आ मेल प्रोटैगनिस्ट, द काइंड हार्टेड फीमेल प्रोटैगनिस्ट मेलवी, और मेन लीड लॉयलेट, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है। क्या आज के दिन मुझे इन दोनों से ही मिलने का शेड्यूल है? मुझे इन दोनों को जल्द अज जल्द इग्नोर करना होगा, जब तक मेरे पास इस चीज़ का सॉल्व करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और वो उन सारे के सारे प्लान्स को कैंसिल करने को कहती है। वो फिर से उसे कंफर्म करता है, लेकिन वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, सारे के सारे को प्रोग्राम्स को इसी वक्त तुम कैंसिल कर दो। वो फिर कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि किस वक्त मैं इस जगह पर पहुँची हूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है, मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को सबसे पहले, और फिर मुझे उनसे मिलना पड़ेगा।
फिर बटलर ये कहता है कि मैं सारे के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दूँ, लेकिन क्या मैं काउंट के साथ भी शेड्यूल कैंसिल कर दूँ? वो उस बात में थोड़ी सी हैरान होती है और सोचती है काउंट, हाँ ये ज़रूर एनिस के फादर हो सकते हैं, लेकिन मैं उनका चेहरे को बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। क्या ये इस वजह से कि उस जगह पर काफ़ी सारे एरर आ चुके थे और मैं उनके चेहरे को भूल चुकी हूँ और काफ़ी सारी मेमोरीज को भी भूल चुकी हूँ? नो वे, हमने काफ़ी सालों तक एक साथ रहे, मेरे लाइफ में 2 साल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं उनका चेहरे को बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही हूँ। और वो इस बात पे कंफर्म हो जाती है कि ये सारी की सारी चीज़ें एरर की वजह से ही हुई है और ये सिस्टम बेइंतहा बेकार है। फिर वो दोबारा से सिस्टम को अपेयर करती है और उसके अंदर अपने फादर के बारे में सर्च करती है और सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हुए कहती है, जैसा मैंने सोचा था ये एग्जैक्टली वैसी ही गेम है जो कि मैं पिछली बार प्ले कर रही थी। एटलीस्ट मुझे अब इनकी काफ़ी सारी चीज़ें तो पॉइंट तो याद हैं। वैसे जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उस जगह पर मैंने ऑलरेडी मेलवी का रूट फॉलो कर लिया है। सबसे पहले उसने ग्लोरिया को मेलवी को बुली करते हुए, तो जैसे कि उसकी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले वो ग्लोरिया को स्कोल्ड करते हुए रुकेगी, वो भी बाल में, और इसके बाद वो दोनों बाल छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। और हो सकता है अगर मैं इस तरह करूँ तो शायद मैं मरने से बच सकती हूँ, लेकिन एक सेकंड रुको, अगर मैं एक्स्ट्रा डेथ को मेलवी के रूट के जरिए अगर अवॉइड कर भी दूँ, फिर भी हमारे सामने मेल लीड्स हैं जो कि डेफिनेटली तौर पर फिर वो उन मेल लीड्स का बायोडाटा पढ़ना शुरू कर देती है। द मैन प्रोटैगनिस्ट लॉयड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली डिस्पायर करता है एनिस को, क्योंकि वो मेलवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसे पसंद करता है। इसके बाद सेकंड प्रोटैगनिस्ट है वेल्ड एल्पीरिया, जो कि स्टडी कर रहा था एनिस को ताकि वो जिंदा रहे और वो मेलवी की इंजरीज और उसे हिसाब ले सके जितनी भी उसकी वजह से मेलवी को इंजरीज हुई हैं। इसके बाद है थर्ड मेल लीड किस जेविट, जो कि एनिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसके बाद आखिर में आता है एगन मेलविड हेलबर्ट, जो कि जिसकी हैबी ये है, जिसकी टैक्सीडर्मी की हॉबी है। एक सेकंड, क्या इस जगह पर कोई ऐसा करेक्टर भी मौजूद था? और वो इस तरह के करेक्टर को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई जा रही थी, घबरा रही थी और कहती इन सारे को देखकर यही लगता है कि मैं इन सारे के सारे मैं लीड्स के हाथों एक ना एक दिन मरने ही वाली हूँ, वो भी ग्लोरिया के जरिए। और वो हंसते हुए कहती है मैं एक ऐसी बॉडी की प्रोसेसर हूँ जिसका नाम एनिस है और वो एक ऐसी पर्सन है जिसे सारे के सारे मिलेट्स किल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इस जगह पर कोई दूसरी जगह नहीं है जिस जगह से मैं एस्केप कर सकूं। और वो सिस्टम को आगे किए जा रही थी, लेकिन उसके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो थोड़ा बहुत अफेक्शन लेवल उनके आगे बढ़ा दे तो उसके थोड़े बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसके हिसाब से ये एक ऐसी गेम है जो कि एक फैसिनेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर स्पेसिफिकली तौर पर उनके नामों के कलर चेंज हो जाएंगे जैसे कि उनके अफेक्शन लेवल बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे। तो उसके हिसाब से ललित के कलर जो होगा वो रेड या फिर ब्लैक होना चाहिए। और वो उस जगह पर खड़ी हुई यही सोच रही होती है कि उसे थोड़ा बहुत इस तरह की सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो बाकी सबके थोड़े बहुत अफेक्शन अपनी तरफ हासिल कर सके और वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सके। तो बस अब मुझे इस तरह के काम नहीं करने होंगे जिसकी वजह से वो लोग मुझसे और मज़ीद नफरत करना शुरू कर दें। अगर मैं इस तरह नहीं करती तो मैं दोबारा से नहीं मरूंगी। तो इस मर्तबा चलो तजुर्बा करते हैं, हम मैलेट्स के इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे अपनी डेथ को अवॉइड करने के लिए। तो मेरा गोल ये है कि सारी के सारे ड्रग्स को रिमूव कर लूँगी सेफली जीने के लिए। लेकिन क्या आखिर इसी वक्त ऐसा क्यों हुआ है? और वो अपने सामने लॉयलेट को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और शांत अंदाज में उसके सामने खड़ा था और उस तरह की स्ट्रेचरी की वजह से उसे शुरुआत में ही बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है, लॉयड और एनिस दोनों के दोनों एक सॉलिड वेयर हाउस में आए हुए थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अंदाज में देख रहे थे। लॉयड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज अंदाज में था जबकि एनिस को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। आखिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे पहुँची? हम चलते हैं 30 मिनट पहले। तो एनिस ने आज के दिन अपनी सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। इसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा निराश हुई होती है, हालांकि उसके सर में भी इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था और वो बैठी हुई यही सोच रही थी कि आखिर उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अनक्लियर कैसे हैं।
शायद इस वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ चुके हैं और इस वजह से सर में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचे ही जा रही है। लेकिन अचानक से उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है। वो थी उसकी विंडो, जिस पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और उसे ये लग रहा था ज़रूर ये ग्लोरिया का कोई ना कोई असैसिन है जो कि इस वक्त उसे मारने के लिए आया है। वो डरते डरते उस विंडो के पास जाती है और चीखते हुए कहती है, कौन है वहाँ पर, जल्दी से बताओ। इतने में सामने से लॉयड निकल के आता है, जो कि शदीद गुस्से में था और कहता है, मैंने आज के दिन इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाला था ताकि मैं तुमसे मेलवी के मुतालिक कुछ न कुछ बात कर सकूं। उसकी आंखें बेइंतहा गुस्से में लग रही थी, जो कि रेड कलर और ब्लैक कलर की मिक्सचर में थी। वो आगे कहता है, तो तुमने इस वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल करी कि तुम्हारे अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे। तो बताओ आखिर वो पर्सनल रीज़न आखिर थे क्या? क्या एक नैप जो कि तुम सोना चाहती थी थोड़ी देर? एनिस को आखिर कैसे पता चलेगा कि उसकी तरफ लोगों का अफेक्शन किस तरह से है? तो उसका भी एक तरीका था कि हर करेक्टर के सामने उसका नाम लिखा हुआ था और वो जिस हिसाब का कलर होगा उसके हिसाब से उसका अफेक्शन था। एनिस उसके नेम को देखती है, जो कि बिल्कुल मिक्स रेड और ब्लैक का मिक्सचर था। वो देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो आगे कहता है, तो मिस एनिस, लगता है कि आपको लोगों के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उसका ध्यान तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था और वो ये कह रही थी, लगता है कि वो मुझसे बेइंतहा नफरत करता है और इस वक्त लग भी यही रहा है। लेकिन मैंने आज के दिन सारी मीटिंग कैसे नहीं करती थी। और दूसरी तरफ लॉयड गुस्से में चीखे चिल्लाए जा रहा था और पूरी तरह से बातें सुनाई जा रहा था। लेकिन एनिस का उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं था और वो अपनी ही सोचो फिक्र में गुम थी। रेड और ब्लैक, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्द इसके हाथों मरने ही वाली हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे लॉयड को इस बात का एहसास हो जाता है कि एनिस उसको तो सुन ही नहीं रही, वो तो अपनी सोचो फिक्र में गुम है। और वो गुस्से में चीखते चिल्लाते उसे कहता है, सो मिस एनिस, आपको क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा रिडिकुलस हूँ कि आप मुझे इतनी देर से इग्नोर ही किए जा रही हैं? आप मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रही? उसकी इस बात को वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और डर जाती है। उस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से सोचो फिक्र में भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। फिर वो प्यार से उसको कहती है, फिर वो उसकी नीज़ को पकड़ते हुए प्यार से कहती है कि ड्यूक, क्या हम इस मसले को किसी और जगह पर जाके बात नहीं कर सकते, जैसे कि रिसेप्शन रूम या इस तरह के किसी जगह पर? और वो काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से उस पर हंस भी रही होती है। वो बड़ी ताज्जुब से उसको देख रहा होता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से। वो इस बात की सोच फिक्र में भी था कि आखिर ऐसा ही क्यों कह रही है, जबकि एनिस काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से उसको देखकर हंस रही थी कि किसी तरह इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। तो बिल आखिर उसने इस तरह की सिचुएशन को थोड़ा बहुत काबू करा और उसने इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो ले आई उसको बाहर हाल में। अब ले तो वो आ गई थी, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि रिसेप्शन रूम किस जगह पर मौजूद है और वो इस जगह पर कहाँ पर है। वो इस जगह पर रूम में ही जा रही थी। पीछे से लॉयड भी उसका पीछा कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुकी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर जो आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा खाली ब्लैंक माइंड से इस जगह घूर ही जा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसे यूँ फील होता है कि उससे पीछे लॉयड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गुस्से भरे अंदाज से ऑब्जर्व किए जा रहा है। वो सोचती है, क्या मैं इस जगह पर अभी मरने वाली हूँ? प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। लॉयड भी अब चलते चलते तंग आ गया था। वो भी कहता है, क्या हम काफ़ी आगे तक नहीं पहुँच चुके हैं? वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब अंदाज में उसको कहती है, हाँ लेकिन ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती। और यही सोच रही थी, सारे रूम तो एक ही जैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसेप्शन रूम है? और वो इसी तरह करते हुए एक दरवाजे को खोलती है और कहती है, प्लीज़ चलो, इधर चलो। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचे रूम था और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। पीछे से लॉयड को तो गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा उसके इर्द गिर्द अब तो पर्पल कलर का ऑरा भी रिलीज़ होने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई कंफ्यूज अंदाज में वहाँ पे बैठी हुई थी और पीछे लॉयड का तो एफेक्शन और ज़्यादा घटता ही चला जा रहा था और उसका कलर और ज़्यादा चेंज हुए जा रहा था। वो गुस्से में उसको कहता है, आखिर ये क्या है? वो कहती है, मैंने सोचा इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं होगी इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर कोई भी नहीं आता है। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे उस सोते रूम में ले जाती है। हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थी, लेकिन उसे मैनेज तो करना था अपने झूठ को किसी तरीके से।
लेकिन लॉयड उसको कहता है, वैसे अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो लाइब्रेरी इस तरह की जगह भी काफ़ी बेहतरीन होती हैं डिस्कशन के लिए, वहाँ पर भी कोई नहीं आता है। लेकिन फिर वो कहती, चल जाने दे, हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। आखिर क्या आप इम्पोर्टेंट बात मुझसे करना चाहते थे? और वो सोचती है, आखिर मैं तुमसे क्या बात करूं? आखिर तुम डिनर अपार्टमेंट के वक्त मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तुम ज़रूर सोच रहे होगे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। और वो अंदर मन ही मन बहुत ज़्यादा घबराई जा रही थी, लेकिन अपने वो चेहरे के तासुरात तो नहीं बदलती, वो अपने वैसे ही तासुरात रखती है। हाँ, हालांकि सडनली मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी मेल्वी और ड्यू को एक साथ करने के लिए। हाँ, यही तरीका है। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यारे और प्रीटी अंदाज में कहती है, हाँ वैसे ऐसे कर सकते हैं। फिर वो कहती है, ड्यूक मेरी बात गौर से सुने कि आखिर मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मेल्वी, इतने में बाहर से कुछ मेड्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि पता चलता है कि कुछ मेड्स ने उन दोनों को उस जगह पर सिक्योरिटी तौर पर देख लिया था। और वो डरते डरते कन्फ्यूज अंदाज में आई एम सॉरी कहती है, वहाँ से चली जाती हैं। मेल्वी तो और ज़्यादा परेशान और घबरा हो जाती है। दूसरी तरफ लॉयड कहता है, एक इंसान, और उसका टेम्परेचर तो हाई होते चले जा रहा था। वो उसे कहता है, तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा इस तरह की कि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता? जैसे ही वो अपने इस करेक्टर में आता है, उसके पास वार्निंग आनी शुरू हो जाती हैं कि करेक्टर का नाम ब्लैक होता चला जा रहा है। अगर ये और ज़्यादा ब्लैक होता गया तो आपको बहुत ज़्यादा सख्त पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसमें शदीद पेन, इंजरी और डिसेबिलिटी या डेथ भी हो सकती है। और वो यही सोचती है कि आखिर किस तरह की पेनल्टी हो सकती है, शायद पिछली बार की तरह या कुछ ऐसा ही। फिर वो उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि अब से हम दोनों के बारे में र्यूमर्स शुरू हो जाएंगे कि ड्यूक लॉयड और एनिस सिक्योरिटी तौर पर सोचे फिर हाउस में मिला करते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि उसका नेम तो और भी ज़्यादा रेड होता चला जा रहा था और ब्लैक से भी मिक्स होता चला जा रहा था। और वह जाते हुए एक और धमकी उसको देता जाता है, अगर तुम कल के दिन मेरे सामने अपेयर होना नहीं चाहती तो बेहतरीन तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम हमारे बीच होने वाले गॉसिप्स को पहले ही सेपरेट होने से पहले ही तुम रोक लो। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। पीछे वो निराशा में वहीं पर खड़ी हो जाती है और सोचती है, आखिर मैंने इस जगह पर क्या गलती कर दी, क्या गलत हो गया है। दूसरी तरफ से उसका सिस्टम दोबारा से कहता है, वार्निंग, पेनल्टी अभी दोबारा शुरू होने वाली है। वो डर जाती है, क्या पेनल्टी, किस तरह की पेनल्टी हो सकती है? और एक जोरदार तकलीफ उसके दिल में शुरू हो जाती है। वो दर्द इतना ज़्यादा बुरी तरह से हो रहा था कि उसे यूँ फील हो रहा था कि उसकी अब इस जगह पर मौत ही होने जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से तकलीफ में होती है और कह रही होती है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। काफ़ी देर तक वो इस तकलीफ से जूझती रहती है। फिर पेनल्टी ख़त्म हो जाती है और उसको थोड़ा बहुत रिलीफ फील होता है। उस पेनल्टी के होने के बाद फिर वो सोचती है कि आखिर ये किस तरह की पेनल्टी, बेकार से पेनल्टी थी। फिर पीछे से आवाज़ आती है, प्लीज़ सेव मी, हमें कोई बचा लीजिए, मिस प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और ये थी एनिस की सारी मेट जो कि उसके सामने आई हुई थी और वो भीख मांग रही थी कि एनिस उन्हें जान से ना मारे, उनको छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने उस दोनों को वहाँ पर देख लिया था। और वो कांपते डरते हुए उससे कह रही होती है कि हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें मत मारिए प्लीज़। एनिस उनको इस तरह देखकर सोच रही थी कि आखिर इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रही हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो वो उनसे पूछ भी लेती है कि आखिर ड्यूक बिलेको ने आखिर तुमसे ऐसा क्या कहा है। वो मेट्स काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। फिर एक मेट हिम्मत बनाते हुए उससे कहती हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था मुझसे कि देखकर यूँ लगता है कि लेडी इस वक्त प्लानिंग कर रही है कि वो किसी तरह इन लोगों को साइलेंट कर दें, खामोश कर दें। तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे अपनी लाइफ के लिए भीख मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और वो इस तरह की परेशानी में गुम्मी होती है। आखिर वो नहीं जानती थी कि इस जगह पर क्या हो रहा है और लॉयड के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने की सोच रहा है। क्या वो सारी की सारी मैट्स उसको एक डीमन की तरह देखती हैं? फिर वो उस वक्त को याद करती है जब उसका नाम अचानक से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक में कन्वर्ट होता चला जा रहा था। और उस वक्त उसको जो तकलीफ़ हुई थी वो इस तरह थी कि बस वो एक मौत के दहाने से ही वापस आई थी।
इतनी बुरी तरह से तकलीफ़ हुई थी और वो उस तरह की तकलीफ़ को दोबारा से बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। तो वो सोचती है कि उसे किसी न किसी तरह उस अफेक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा और उसे मेलवी और लॉयड को आपस में एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। तो मुझे ये ज़रूर डिसाइड करना पड़ेगा और मेल लीड के ऊपर ज़रूर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना पड़ेगा। मुझे अपने अफेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। फिर वो उनसे कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ सोचूंगी। और वो सारी की सारी यस कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाने से पहले वो उनसे पूछती है, देखो क्या तुम्हें ये चीज़ नज़र आ रही है? और वो सिस्टम के बारे में पूछ रही थी। वैसे वो इस बारे में जानती तो थी कि ये सारी चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो है। तो वो कंफर्मेशन के लिए अपने सिस्टम को अपेयर करती है और सबसे पूछती है कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, जिस पर सबके सब उसको बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब तक वो जब से इस गेम में दोबारा से ट्रैविस माइग्रेट हुई है, उसने इस गेम के अंदर 3 रूल देखे हैं इसके शॉप के अंदर। सबसे पहला रूल ये था कि कोई भी चीज़ अगर आप शॉप से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको इमिडिएटली तो आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 कि आप हर चीज़ को नहीं खरीद सकते, ज़्यादातर चीज़ें अनअवेलेबल थी खरीदने के लिए। और तीसरा ये है कि उसके अलावा इस सिस्टम को कोई भी नहीं देख सकता है। फिर वो अपने सिस्टम को देखने लग जाती है और ये सोचती है, तो सबसे पहले मुझे इंटेलिजेंस खरीदनी पड़ेगी, और वो उसे वहाँ से बाय कर लेती है। उसके मुताबिक इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंटेलिजेंस, और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है आप तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बेकार और घटिया किस्म के इंसान हैं, क्योंकि आपको तो लोगों को डील ही नहीं करना आता। तो लोगों को सबसे पहले अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए बेहतरीन ये है कि आप स्मार्ट हो। लेकिन परचेस करते हुए उसको इस बात का डाउट भी हो रहा था, हो सकता है ये एक स्कैम हो, क्योंकि उसमें लिखा था कि एक साथ 1 से 5 तक चीज़ें आ सकती है रैंडमली तौर पर, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ आई है। फिर वो उनमें से एक पोर्शन को उठाती है और वो उसको पीना शुरू कर देती है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद थी, और साथ में उसका अफसोस भी हो रहा था कि वो अपने पैसों को बिलावजह ज़ाया भी कर रही है। लेकिन उसका टेस्ट उसको इतना ज़्यादा बेकार और घटिया लग रहा था कि बस वो उल्टी ही कर दे। लेकिन वही बात है कि पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ कभी कोई बंदा फेंक नहीं सकता, उसके ऊपर उसको दुखी होता है, बेशक वो कचरा ही क्यों ना ख़रीद के ले आए। तो वो हिम्मत करके वो सारे के सारे पोर्शन दोबारा से पीना शुरू कर देती है। उसने बेइंतहा पोर्शन ख़रीद रखे थे। फिर से शिफ्ट होता है और हमें एनिस अपने फादर के साथ दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त खाना खा रही थी। उसके फादर उससे पूछते हैं, एनिस काफ़ी अर्सा हो गया कि हम एक दूसरे से हमारी मुलाकात नहीं और हम बात भी नहीं की है। वो हैरानगी से कहती है, क्या सच में? वो कहता है कि हाँ, इतने टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, जिसकी वजह से अब तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखने लग गई हो। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करना शुरू कर देती है और कहती है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बड़े होते ही चले जाते हैं। फिर ज़रा सा हमें उसका लुक भी दिखाया जाता है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा अगली और बदसूरत सी दिख रही थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक बहुत ज़्यादा एलिगेंट वाली लड़की लग रही थी। लगता है उसने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खरीद ली इसके शॉप से। एनिस का फादर कहता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो नॉर्मली हो सकती हैं। वो भी काफ़ी स्माइल और खुश होते हुए उसे कहते हैं कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और वो बात करते हुए यही सोच रही होती है कि अगली बार वो उसके अंदर से और भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदेगी, क्योंकि उसे अब इस वक्त ये भी कम लग रहा था। लेकिन हर चीज़ खरीदने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक भी थी। थोड़ा सा सीनों में पास्ट का दिखाया जाता है, जब एनिस काफ़ी सारी चीज़ें खरीद रही थी और उस वक्त उसने एक जाम का पोशन भी खरीदा था। फिर वो उसे पीते हुए यही सोच रही होती है, क्या मैं इसको और नहीं खरीद सकती? उस जगह पर लिखा हुआ था कि आपके पास अभी ये सिस्टम अपेयर हुआ है, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल मौजूद नहीं है, आपका लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। और वो जाम की दूसरी बोतल पी रही थी। तो आ जाते हैं हम वापस रियलिटी में। उसके फादर उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतना सारा काम था कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। वो एक मैच्योर लुक देते हुए कहती है, हाँ फादर क्यों नहीं, वैसे भी ऐसा हो जाता है कि आप काफ़ी मर्तबा बिजी होते हैं। उसके इस बात पर उसके फादर के तो आंसू ही टपक पड़ते हैं, क्योंकि उसकी बच्ची दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी और वो उसकी तारीफ़ें करने लग जाता है कि मेरी बेटी वाकई में बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लेडी है, उसने इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में सीख ली हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ।
लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ड्यूक ब्लेको के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है रोमांटिकली तौर पर। उसके इस बात पर उसके मुंह का खाना ही बाहर आ जाता है। उसे तो ऐसा सदमा लग रहा था जैसे कि उसके फादर ने उससे न जाने क्या बात करती हो। लेकिन उसका फादर तो बहुत ही ज़्यादा खुश था उससे ये बात करते हुए। वो अपने मुंह से वो खाना साफ करते हुए कहती, फादर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ में बटलर भी दिखाया जाता है जो कि उसकी एक एक बात सारी की सारी ड्यूक को बताता चला जा रहा था। फिर वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके फादर का तो मुंह ही उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है, वैसे ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन अब तुम एडल्ट हो चुकी हो और मुझे तुम्हारी चीज़ों में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसा ट्रेंड आ चुका है कि सीक्रेट मीटिंग होना, वो भी सोजलवेयर हाउस के अंदर। उसकी इस बात पर उसके अंदर दोबारा से बैड फीलिंग्स आने शुरू हो जाती हैं। एनिस बेइंतहा निराश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो चुकी हैं। आखिर किस जगह पर गलती हो सकती है? क्या ये इस वजह से हुआ कि मैंने उसके साथ डिनर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया था, या फिर इस वजह से कि मैं उसे बगैर कुछ कहे रिसेप्शन रूम की तरफ ले जाने लगी? ओह, आखिर ये सारी चीज़ें इस तरह कैसे शुरू हो चुकी हैं? मुझे इन सारी चीज़ों को लॉयर से मिलकर बहुत जल्द सेटल करना पड़ेगा। उसका फादर अपने सर पर हाथ रखता हुआ कहता है कि आजकल के ट्रेंड्स इतने ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। सीक्रेट तौर पर किसी से मुलाकात करना, वो भी सोते रूम के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा एक थर्ड क्लास की कोई चीज़ है। वो उससे फिर दोबारा बोलता है, क्या ये अभी हाल का किसी किस्म का ट्रेंड है? वो घबराती हुई उससे कहती, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी फादर, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो उसका फादर बड़े प्यार से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या है? फिर वो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए और अपना मुंह बनाते हुए कहती है, फादर असल में ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। और फिर वो अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं कि फादर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, असल बात ये बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने जहन में एक इमेज बनाने लगती है कि अगर ये इसी तरह सेपरेट होता चला गया तो हर जगह पर हमारी अफवाहें उड़ती चले जाएंगी। लॉयड मेलवी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और वो यही कहेगा कि तुमने पहले ही एनिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की कोशिश ना करो। और इस तरह की काफ़ी सारी बातें हो रही थी। और जैसे ही मेलवी उसको कन्फेशन को रिजेक्ट करके जाती है, वो उसके तरफ ऐसे निगाहें दिखाता है जैसे कि वो अभी खा जाएगा। एक ड्रैगन भरी निगाहें उसकी तरफ दिखाता है और वो उसकी निगाहों को देखकर सोच कर ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह घबराई जा रही थी। इन दी एंड अगर इस तरह होता है तो उसकी एक बहुत ही ज़्यादा बैड एंडिंग होगी। और फिर वो अपने जहन से ये सारी की सारी इमेज को झटकते हुए कहती है कि नहीं, मैं इस तरह की मीनिंगलेस मौत नहीं चाहती हूँ। और फिर वो सारा हाल हवाल अपने फादर को बता देती है कि आखिर इस तरह हुआ था, ये हुआ था और यूँ, जिस पर उसका फादर उसकी सारी बातों को समझ जाता है। उसका फादर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम ड्यूक ब्लेको के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो? वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफेक्शन भरा चेहरा दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल भी एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं है। फादर कहते हैं कि अच्छा तो वैसे काफ़ी अच्छी बात है, अगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व होती तो मेरा ख्याल इस तरह के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी। वैसे भी इस तरह के रूमर्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डिस्मिस होते ही चले जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें इन गॉसिप से छुटकारा हासिल करने का एक आसान तरीका बताऊं? तुम्हें जल्द से जल्द ड्यूक ब्लेको के साथ इंगेज होना होगा, क्योंकि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैच होगा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके इस बात पर उसके तो बहुत ही ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और वो खामोशी से अपने फादर की तरफ देखना शुरू कर देती है। अपने मन में कहती है, नो वे, ये काफ़ी अच्छा इंसान हो सकता है जो कि ज़्यादातर लेडी का एक क्रश हो सकता है। और वो इस तरह का इंसान भी है कि वो किसी का भी फेवर बहुत जल्दी हासिल कर सकता है। फिर वो अपने जहन में दोबारा से इमेज बनाने लग जाती है कि अगर वो इस तरह की बातों या रूमर्स की वजह से किसी के साथ इंगेज हो सकता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ फादर, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जानती हूँ। फिर वो अपने फादर से कहती है कि फादर, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और अपने मन में कहती है, वो इंसान, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हालांकि वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो मुझे मारना ही चाहता है। और फिर वो उस नाम को याद करती है जब ब्लेको के सामने उसका नाम अपीयर हुआ था, जो कि वाइट और रेड कलर में था। नेक्स्ट डे एनिस अपने रूम में बैठी हुई अपने बालों को कॉम्ब करवा रही होती है और साथ ही साथ वो सारी की सारी खबरें को पढ़ भी रही होती है कि इर्द गिर्द कोई अफवाह तो नहीं उड़ गई इनके बारे में। और वो एक एक करके सारी चीज़ों को चेक कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ का सुकून का सांस लेती है। पीछे से अचानक से ब्लेको आता है और कहता है, तुम इस बात में रेस्ट एश्योर कर लो। उसके अचानक से आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी तरफ देखती है। फिर सोच भी रही होती है कि आखिर ये इस जगह पर कर तो कर क्या रहा है।
फिर वो उसके सामने कुछ न्यूज़पेपर पटकते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले से कहा था कि इस तरह के रूमर्स जंगल में आग की तरह फैलते हैं, तुम्हें इनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर गौर करती है, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर उसके और एनिस के बारे में ही मौजूद थे, जिस पर यही लिखा था कि आजकल के ट्रेंड में एक दूसरे से सौदे रूम में मिला जा रहा है, ये इस तरह की बात है। लेकिन वो इस बात में काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी और कहती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही सारे के सारे न्यूज़पेपर तो पढ़े हैं। लेकिन बिल्कुल पहले से ही कह देता है कि मैंने उससे पहले ही सारी की सारी चीज़ें, जबकि ये एडिशन लोगों में बांटने से पहले ही जो इसका फर्स्ट एडिशन था मैंने उसको चेक कराया और सारे के सारे जो भी इस तरह की खबरें थी मैंने पहले ही सारी की सारी रिमूव करवा दी थी। फिर वो उसके ऊपर एहसान जताते हुए कहता है, वैसे तो मैं सिर्फ अपने बारे में इसके बारे में न्यूज़ ख़त्म करवाना चाहता था, वैसे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी न्यूज़ भी रिप्लेस करवा दी क्योंकि मुझे लगा शायद हो सकता है ये तुम्हारे फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उसकी इस बात पर एनिस के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। वो फेवर के बदले फेवर हासिल करना चाहता था और वो डायरेक्टली उससे पूछ भी लेती है कि आखिर ऐसे क्या वजह थी, जिस पर वो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहता है कि अभी हाल ही में ही हमारे रेजिडेंस में एक पार्टी होने वाली है जो कि हम ही होस्ट कर रहे हैं। तो मुझे तुमसे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम लेडी मेलवी को उस पार्टी में लेके आओ और उसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके थोड़ा टाइम निकाल सको ताकि वो मुझसे अकेले में मिल सके। वो कहते हैं कि तुम ये खुद से हैंडल क्यों नहीं कर सकते। इस पर बिल्ले को कहता है कि तुम्हें लगता है कि शायद मेलवी इस तरह के काम कर सकती है, वो मुझसे अकेले में मिल सकती है। उसके इस बात पर एनिस को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए न्यूज़पेपर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तो वैसे मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सारी की सारी न्यूज़पेपर की वजह से। असल में मेरे पास बस इतना सा ही ड्राफ्ट मौजूद था जो छुपा हुआ था। अगर आप इस दिन आए तो मैं मौजूदा जितना भी ड्राफ्ट मौजूद है मैं वो आपके हवाले कर दूंगी। और इस बात को अच्छे से समझ लो, मैं अगले 3 दिन में वो पार्टी अटेंड करूंगी। और इस बात को मेक श्योर कर लो कि मैं तुम्हारी और मेलवी की अकेले में एक मुलाकात करवा दूंगी। लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि मौसम के हवाल किस तरह चल रहे हैं। ये सारे के सारे ड्यूक के ऊपर मौजूद है, तो अपनी सारे के सारे फ्रस्ट्रेशन बाद में जाके मुझ पर मत दिखाना। वो ये कहते हुए कि मैं ये बात अपने जहन में रखूँगा और वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिस की एक मेड जो कि उसी न्यूज़पेपर को हाथ में लिए कुछ सोच रही होती और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर हमें ग्लोरिया का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छुपते छुपाते आई थी और उस तक अपनी खबर पहुंचा देती है कि मेलवी ने कहा है कि वो अगले आने वाले ड्यूक ब्लेको की पार्टी को अटेंड करेगी। फिर हमें एक चेस का पीस दिखाया जाता है जिस पर हमें ग्लोरिया कहते सुनाई देती है, वो वुमेन असल में पार्टी अटेंड करेगी। मैं इस बारे में अच्छे से याद है मुझे कि मैंने उसे एक लेटर भेजा था और मैंने ये एडवाइस भी की थी कि वो दोबारा मेरी नज़र से ना आए। क्या ये इतना ज़्यादा क्लूलेस था कि वो इस तरह के रेट को नहीं पढ़ पाई, इस तरह के लेटर्स को नहीं पढ़ पाई और वो काफ़ी ज़्यादा रोब से बैठी हुई थी उस जगह पर। फिर वो अपनी निगाहें नीचे करते हुए कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि किसी ऐसे बंदे से डील करना जो कि बेइंतहा बेवकूफ़ हो, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिर एनिस ने मेलवी को पार्टी अटेंड करने से क्यों नहीं रोका। मुझे अच्छे से याद है मैंने उसको अच्छे से बताया था कि वो इस तरह करे, जिस पर उसकी नाइट उसको बताती है कि अभी हाल ही में कुछ खबरें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर फैल रही हैं और वो ये कि काउंट की बेटी दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। हालांकि इतना कि उसने अभी हाल ही में होने वाले अपने डिनर अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल कर दिया था जो कि यंग लेडी के साथ थे और हालांकि ड्यूक ब्लेको के साथ भी थे। उसकी इस बात को वो काफ़ी ज़्यादा रूड वे में कहती है कि यंग लेडी की शायद प्लान ये है कि वो मेलवी के साथ सारे अरेंजमेंट खुद से करने वाली है बैंकेट के। ये कितना ज़्यादा बेकार है। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एनिस ग्लोरिया के पास आई थी और उसने उसे कहा था कि मैं ये प्रिटेंड करूँगी मैं मेलवी के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ और उससे हर वक्त चिपके रहूँगी जैसे कि कोई उसके परछाई हो, और मैं ऐसा ऐसा करके उसके इस तरह के प्लान्स को जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको तोड़ती ही चली जाऊंगी। फिर ग्लोरिया सोचती है कि आखिर किस किस्म के स्कैम ड्यूक प्ले को प्लान करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो अपनी एक स्केरी सी किलर वाली आइज के साथ कहती है, क्या एनिस सच में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। पीछे से नाइट्स कहते हैं, मैंने अभी हाल में एक और खबर सुनी थी कि उसने ड्यूक ब्लेको के डिनर अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती, क्या ऐसी बात है, और अपने मन में सोचती है क्या वो ड्यूक ब्लेको और मेलवी के साथ अटैच नहीं होने वाले, उनके साथ स्टिक नहीं होने वाले हैं।
उसकी नर्स आगे उसको खबर बताती है कि अभी हाल में मैंने और भी ज़्यादा खबरें सुनी हैं कि ड्यूक ब्ले को उसके मैंशन में भी विजिट करा था उसने। मुझे ज़्यादा इस बारे में डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्लान्स हैं। वो अपने टेबल पे अपनी उंगली से टैप करते हुए उसका पूरा नाम लेती है, एनिस। एनिस, क्या तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? क्या तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो? या हो सकता है कि जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम मेलवी के करीब होगी, तो शायद ये तुम इस वजह से कर रही हो। एनिस बाहर गार्डन में बैठी हुई होती है और किसी तरह के पेपर्स को रीड कर रही होती है। वो उसके फैमिली बिजनेस के मुतालिक कुछ पेपर्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए जा रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री थी जो कि एल्बर्टीन के बिजनेस से ताल्लुक़ रखती है। वो एक वेपर शॉप थी जो कि 10 बनारस के नाम से चल रही है। वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में चंद सालों में उसके सडनली दिमाग में क्या आया कि वो उसकी लोकेशन को चेंज कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में देखकर यह लगता है कि उसके पास पैसों की कमी होने की वजह से उसने बाहर से कुछ पैसे फंड के तौर पर लिए थे। उसके बाद पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी थी और ऑफ कोर्स वो मेरे फादर के पास भी आए थे अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जो उसने सबमिट करवाई थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उसकी सारी चीज़ों का अपोज कर दिया था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लग रहा था और उसने उसके सारे आइडिया को रिफ्यूज़ कर दिया था। बर्नर्स वेपन शॉप। फिर वो उन पेपर्स को आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये एल्बर्टान फैमिली के ज़ेर मलकियत कारामद कारोबार में से एक था जो कि अपनी जंगी सलाहियतों की वजह से जाना चाहता था। मुझे इस जगह से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स में मौसूल हुई थी। फिर वो ये सोचते हुए कि आखिर फिर इस पर्सन ने हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में कैसे सोचा। फिर वो अपना थोड़ी सी मेमोरी को दौड़ाती है और कहती है, इस वक्त एक आदमी 10 बनारस के पास पहुंचा और ऐसा लगता है कि जब तवस्सी की गई थी। मुझे इस बारे में मुकम्मल तौर पर सस्पेक्ट है कि उस बंदे ने ज़रूर 10 बनारस के साथ कोई ना कोई स्कैम किया है। वैसे मैंने पहले भी सुना था, लेकिन उस वक्त मुझे ये लगा कि ये सिस्टम का कोई एरर है। इतने में बटलर उसके सामने आता है। वो बटलर से पूछती है कि फादर ने मुझे ये आगे क्यों दिया है। बटलर उसको बताता है कि उसे अभी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो साउथर्न रीजन की तरफ गए हैं और मैं उनके इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने उनके सामने ये चीज़ों को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। जिस पर एनिस उसे बोलती है, तो फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को खुद से देखूँ। वो भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। एनएस उसको कहती है कि ये बिज़नेस हमारे फैमिली की अच्छी खासी इनकम को सपोर्ट करता है। अगर ये फेल हो जाता है तो इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। आपको नहीं लगता कि आपको मेरे फादर को बहुत जल्द पहले ही बता देना चाहिए था? उसके इस बात पर बटलर भी कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपका ओपिनियन ले लूँ कोई ना कोई। उसकी बात को वो समझ जाती है और उसका दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें वो हैंडल करे। इस पूरे मेंशन में ब्लेटन की ड्यूटी सिर्फ घरेलू मुलाजमत के हिसाब से नहीं है और ये इसमें कोई इतनी खास मदद भी नहीं करता, लेकिन वो इस पूरे के पूरे मेंशन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर निगरानी किया करता है, जिसकी वजह से हाल ही में वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रह चुका था। फिर वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा और मुझे खुद से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद मैं डिसीजन लेना चाहूँगी। बटलर उसको कहता है कि आपका ये इरादा है कि आप इस वक्त एक्शन नहीं लेंगी, जिस पर वो कहती है कि मैं इसको पहले रिपोर्ट करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। और उसके सामने एक वार्निंग नोटिस मौजूद होता है। वो उस वार्निंग नोटिस को पढ़ते हुए कहती है कि हाँ, तो फिर सोचा जाएगा कि आखिर उसको बचाया जाए कि उसके मरने लिया जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी बगी को लेकर पहुँच जाती है उस जगह पर, 10 बनारस की जगह पर। बनारस अपनी बेटे के सामने उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रीट करता है। वो उसको देखकर कहती है, अच्छा तो ये पर्सन है वो। इर्द-गिर्द तो उसके बारे में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। ओह देखो तो, अच्छा तो ये है इस वेपन शॉप के असली ऑनर जो इस वक्त डोर पर मौजूद है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बनारस का असली ऑनर नहीं था। वैसे ये औरत आखिर है कौन? मुझे नहीं जानती इस औरत को। हाँ, शायद लगता है ये एल्बर्टीन की बेटी है। उसकी सारी की सारी बातें उसके कानों में आ रही थी, उसे समझ आ रही थी। फिर वो अपनी हुडी को पहनते हुए कहती है, ये औरतें, आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शॉप ऑनर को खुद यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ी है?
फिर वो उन सारी की सारी औरतों को इग्नोर मारते हुए सोचती है कि इस जगह पर ये ज़रूर यही बात को श्योर करेगा कि मैं इसकी सारी की सारी बातों को सुनूं। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि मैं कुछ भी करने से पहले इन स्ट्रेंज औरतों की बातों को सुनूं। फिर वो अपने सामने नजर दौड़ाती है। उसके सामने बनारस उसकी बेटी मौजूद थी। कहती है कि शायद ये दोनों ही इस जगह को रन करते हैं। ये औरत काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, तो ज़रूर मैं इस बात पे कंफर्म हूँ कि ये इसकी बेटी ही होगी। फिर वो उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। जब वो अंदर आती है तो देखती है कि इस जगह पर कोई भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं थी। ये बिल्कुल ही खाली था और इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि बहुत जल्द इसको बंद किया जाने वाला है। वो इर्द गिर्द और भी सारी चीज़ें देखती है। उसे इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा कुछ मसला लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर थोड़े बहुत बॉक्स रखे हुए थे जिसके ऊपर सिर्फ एक ही नाम मेंशन था, वो था इवोक। वो पीछे टैन को बुलाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे कहता है। फिर वो उससे पूछती है कि आप मुझे ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। वैसे मैंने पहले ही सारी चीज़ें सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन आपके मुँह से मैं इन सारी चीज़ों को दोबारा से सुनना चाहती हूँ। फिर वो थोड़ा घबराते घबराते उसको कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से उसकी बेटी फ़ौरन से असरअंदाज होते हुए कहती है कि मेरा नाम सेरा है और मैं आपको ये सारी चीज़ें खुद से बताना चाहती हूँ। मैं टैन बनारस की बड़ी बेटी हूँ। वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम बताना शुरू करो। इसके बाद वो बताना शुरू करती है और उसे बताती है कि एक दिन एक बंदा जो कि अपने आप को एक बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन बता रहा था, उसने उसे सजेस्ट किया कि वो उसके काम में थोड़ी बहुत ट्रेड के मामले में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर वो इस काम में उसकी थोड़ी बहुत मदद करेगा। उसकी इस बात पर उसको भी थोड़ा बहुत लालच आ जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए उसको अपना कारोबार बढ़ाने का थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था। इस बिजनेस में जितने भी सारे एडवाइज़र मौजूद थे उस सब ने इसके बारे में अगेंस्ट किया। वो सारे के सारे इसके मामले में खिलाफ थे, लेकिन उसको इस बारे में यकीन था कि ये एक ना एक दिन ज़रूर चलेगा और उसने बिना किसी चीज़ के उस सारे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, बिना उसकी इन सारी चीज़ों को देखे, और उसके इन्वेस्टमेंट को कबूल भी कर लिया। लेकिन 1 साल बाद एवोक की तरफ से फराहम करदा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में तब्दीली और कमी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फ़रोख्त में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई और कर्ज जमा हो गया। बनारस की बेटी कहती है कि मेरे फादर से अच्छा जानते थे, लेकिन उनके इस बारे में बिल्कुल भी बैड इंटेंशन नहीं थी। उसकी इस बात पर एनिस को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैसअप कर दिया, अब इसके बाद बेशर्मी की तरह उनके सामने आगे कहते हैं कि उसे मदद की ज़रूरत है। जिस पर वो साय करते हुए अपने मन में कहती है कि वो इस वक्त यहाँ से सिर्फ भागना चाहती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हमारी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। फिर वो उससे पूछती है, जैसा कि तुमने अभी मेरे सामने मेंशन किया था कि उनकी तरफ से आने वाली क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा ख़राबी आने लगी थी और क्वालिटी कम भी होनी शुरू हो गई थी, क्या दूसरी जगह पर भी जहाँ पर भी इवॉक की सारी चीज़ें सप्लाई हो रही थी वहाँ पर भी सारे ये इशू आ रहे हैं क्या? जिस पर वो दोनों के दोनों बाप बेटे उसकी तरफ हैरानगी से देखते हैं। फिर बनारस उसको कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की कोई भी इश्यू मौजूद नहीं है। मुझे इसकी बात पर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस फील हो रही थी, क्योंकि एनिस समझ गई थी कि उन्हें इंटेंशनली तौर पर टारगेट किया गया है कि उनका किसी न किसी तरह से डाउनफॉल होना शुरू हो जाए। फिर वो उनसे सारी की सारी रिसिप्ट वगैरह मांगती है और कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों को खुद से देखना चाहती हूँ और वेरीफाई करना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पर एक गंजा इंसान आ जाता है, जिस पर वो देखकर कहती है कि आखिर ये बंदा कौन है। उसके हाथ में एक नाइफ था। इतने में सिस्टम पर एक अलर्ट आता है और कहता है अनएक्सपेक्टेड मिशन आपके सामने आ चुका है। वो गंजा आदमी उनके सामने आता है और कहता है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, मैं अपना सारा का सारा कर्ज तुमसे वापस लेने के लिए आया हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से हंस रहा था। फिर एक और सिस्टम अपेयर होता है जिस पर लिखा हुआ था कि बनारस के इस वेपन शॉप को डील करने में मदद करो, कि आप ये करेंगे या नहीं। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अचानक से एक और मिशन आ जाना इस जगह पर। हैरानगी और अक्के बक्के डर भरे अंदाज में कांपना शुरू कर देता है और नीचे गिर जाता है, और उसे देखकर यूँ लग रहा था जैसे कि वो इसको मार ही देगा। वो गंजा इंसान उसको कहता है कि तुम इतने अरसे से इर्द गिर्द छिपते फिर रहे थे और अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो सबसे पहले मैं इस जगह पर आया। बनारस उसके सामने कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो मत मारो, लेकिन फिर वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा डरावनी और स्कैरी वे में कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर तुम ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे हो। तुम्हारा कारोबार बिल्कुल ही डूबने के दाने पर आ पहुँचा है और जब ये कारोबार बैंक के हवाले किया जाने वाला है तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और इसके बावजूद तुम मुझे पर्सनली तौर पर ये कह रहे हो कि तुम मुझे खुद से पैसे दोगे सारे के सारे।
और वो अपनी नाइफ के ज़रिए उसको डराना धमकाना शुरू कर देता है। फिर वो अपना नाइफ उसके सामने और ज़्यादा पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए दोबारा से कहता है, तुमने मुझे कहा था, तुमने मुझे ऑफर की थी कि तुम पर्सनली तौर पर मुझे सारे पैसे वापस करोगे। एनएस भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उसकी जो नाइफ की अब वो उसकी तरफ थी और वो बनारस उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है, जैसे वो आशा भरी निगाहों से उसे कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे बचा लो, बचा लो। एनएस भी उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा बेतमाद तरीके से देख रही होती है और कहती है कि अफकोर्स मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ थी और यही रीज़न था कि तुम यहाँ पर मुझे ग्रीट करने आए थे, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवियर थी। और जैसे ही बातें सेपरेट हुई कि इस जगह की असली ओनर यहाँ पर आ चुकी है, तो ये इंसान भी यहाँ पर आ गया था। वो गंजा आदमी फिर एनएस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि टीन देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पैसे वापस करोगे, तो ये वुमेन तुम इसे मुझे पैसे वापस करने के लिए दे सकते हो वापस। तो क्या लगता है तुम्हें, तुम सारी चीज़ें ऐसे सेटल कर सकते हो? जिस पर टेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो दोबारा से एनिस की तरफ देखना शुरू कर देता है। एनिस कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि तुम मुझे इस तरह के स्कैमर में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हर कोई तुम्हें मना कर रहा था, इसके बावजूद तुमने वो चीज़ कर दी और अब तुम मेरे पास आया हो भीख मांगने के लिए, अब मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो। और हालांकि इस बारे में तुमने हमें पहले बताया भी नहीं, कोई एविडेंस भी नहीं दिया। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस बात है। वो गंजा इंसान कहता है, देखकर यूँ लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुमने सुना होगा मैं काफ़ी ज़्यादा रूटलेस किस्म का इंसान हूँ। वो उसके ऊपर गाली देते हुए कहता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमीना इंसान है ये। और उससे गुस्से में कहती है, आखिर तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। वो उसका कंधा पकड़ लेता है और उससे अपने नाइफ के पॉइंट पर कर लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे इस वक्त सारे का सारा कर्ज नहीं दोगी, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। बटलर बहुत ज़्यादा हैरानगी में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मिस, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसकी बड़ी बेटी उसके सामने आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम इसी जगह पर रुक जाओ, ये मेरे फादर का इशू है, तो इस चीज़ को मैं खुद से हैंडल करना चाहूँगी और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। जिस पर वो बुरी तरह से हंसना शुरू कर देता है। पीछे से उसका बाप भी कहता है कि सहरा सहरा। फिर वो एनिस को साइड में धकेल देता है और कहता है कि वाह, तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हर चीज़ों को समझने के लिए। वो उस बात पर अपनी बेटी के लिए रोना शुरू कर देता है। वो गंजा इंसान कहता है, ये इतनी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसकी बेटी के चेहरे पर कोई भी तासरात नहीं थे। एनिस भी बहुत ज़्यादा घबराते हुए उसको देख रही होती है। सहरा उसे कहती है कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई है। और वो उसके सामने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से वो भी कर रही होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह शर्मिंदगी से हो। उसके अंदर उसको अपना अक्स नज़र आ रहा होता है, जैसे कि वो अपनी पास्ट लाइफ में क्या करती थी। वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है। वो उसकी बेटी को ले जाने लगता है कि पीछे से एनिस उसको कहती है कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, आखिर तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, आखिर कितना ज़्यादा पैसा है तुम्हारा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बेटी को साइड करते हुए कहता है, क्या आप ये वापस करने के बारे में सोच रही हो? ओह, बस इतना इनफ होगा। और उसके सामने वो एक कार्ड अपेयर करता है। वो उस कार्ड को देखकर फिर अपने कमर पर रखे हुए एक बैग के पर हाथ देती है, जिसमें काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे और वो उसमें से पैसा नीचे गिराना शुरू कर देती है। हर कोई देख देख कर उनके तो आंखें चमके जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही सारे पैसे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो उनमें से थोड़े से पैसे लेती है और सारे के हाथ में थमाते हुए कहती है कि ये काफ़ी होंगे तुम्हें इस पैसे को, इस बिज़नेस के जो भी तुमने कर्जा ले रखा है उसको पूरा करने के लिए। वैसे हम सप्लाई की कीमतों को मुस्तकिम रखेंगे, लेकिन हम सूद के लिए मौसूल का एक हिस्सा काट लेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप इसको एक सरमायाकारी ही समझें, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट समझे। उसको इस तरह देखकर सहरा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने हाथ में उन पैसों को देखना शुरू करती है और घबराते हुए सोचती है कि अब मुझे इन सारे पैसों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर पीछे से वो गंजा इंसान दोबारा चीखना शुरू कर देता है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जबकि कुछ देर पहले तुम ये एक्ट कर रही थी कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वैसे अगर तुम इनमें से मुझे अगर आधे भी दे दो, तुम्हारा सारा का सारा कर्ज मेरी तरफ से वसूल हो जाएगा, सारा उतर जाएगा और इसके अलावा भी तुम्हारे पास काफ़ी सारे रह जाएंगे। जिस पर एनएस काफ़ी ज़्यादा अकमंदाना मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो उसके तरफ चीखना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, तो ये पैसे, पीछे से आवाज़ आती है, इसको पकड़ लो।
और सारे के सारे एनिस के गार्ड मौजूद थे जो कि उसको उस वक्त पकड़ने के लिए आए थे। फिर वो उसके सामने दोबारा से उस कार्ड को जो कि उस बंदे ने उसको दिया था वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पास इस तरह के बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कि इस तरह के पैसे के जो किसी लोन शार्क एक से ज़्यादा मतलब 10 गुना ज़्यादा जितना इंटरेस्ट होता है उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता हो। और इस वक्त तुम 10 से लगभग 200 गुना ज़्यादा का चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। उसके इस बात पर उसको तो बेइंतहा गुस्सा आ रहा था और दांत पीसना शुरू कर देता है, लेकिन इन द एंड वो तो गिरफ्तार हो चुका था। एनिस उसको कहती है कि इस वक्त जो चीज़ मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो ये चीज़ है कि तुम एक प्रिजन के अंदर मौजूद हो जहाँ पर तुम अपने साथियों के साथ 10 साल तक मौजूद होगे। और फिर वो स्माइल करते हुए कहती है तो गुड बाय। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में चीखता हुआ उसे बाहर जा रहा होता है। पीछे से दोबारा सिस्टम अपेयर होता है कि आपने अपने क्विज को अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि इस वक्त अभी उसी की तारीफ कर रहे थे। इतने में उसको अचानक से एहसास होता है जैसे उसको कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घूर रहा हो। वो पीछे नज़र दौड़ाती है लेकिन उसके पीछे तो सिर्फ एक बूढ़ा इंसान और एक बूढ़ी औरत जा रही थी और कोई भी नहीं था। उसका बटलर उसे बोलता है कि आप ठीक हैं, तो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चले हम वापस चलते हैं। अब एनिस के बारे में इर्द गिर्द सरगोशियाँ शुरू हो गई थी। ओह तुमने सुना लेडी एल्बर्ट ने अभी एक वेपर शॉप के ऑनर को बचाया है। हाँ मैंने सुना है, उसने उसके सारे के सारे पैसे जो भी कर्ज था उसको उसने पूरा कर लिया, अदा कर लिया। मैंने सुना था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक येलो हेयर वाला पर्सन जिसकी एक पोनी टेल बनी हुई थी वो सारी की सारी बातें सुन रहा था और कहता है लेडी एल्बर्टिन ने किसी को बचाया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट की इस जगह पर ही एंड होती है। अगर आपने मेरे इस पार्ट को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले चैनल में। थैंक यू, बाय बाय।